फैमिली लॉ पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फैमिली लॉ है वो हमारी कौन सी लिस्ट का जो मैटर होता है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी गई है, तो जो हमारा फैमिली लॉ है वो कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। और आपका जो ये नोट्स वगैरह हैं, आप पहले थोड़ा अपने साइड से बनाते चलिए। आफ्टर क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए अपने साथ, और जो जो मैं बोलता जाऊँ वो नोट करते चलिए। ओके सर। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो फैमिली लॉ जो हमारा मैटर है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। और यूजुअली हम फैमिली लॉ में सिर्फ हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं। जब आपका सेमेस्टर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर होगा और सेकंड सेमेस्टर होगा, उसमें भी आप खाली हिंदू लॉ के बारे में और मुस्लिम लॉ के बारे में ही पढ़ेंगे। क्रिश्चियन लॉज वगैरह में भी डिवाइड होता है, लेकिन ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एंट्रेंस पर्पज से, नहीं हमारे आगे जब हम लिटिगेशन वगैरह करेंगे उसके पर्पज से। सिर्फ माइनर माइनर सा कुछ होता है, वो जब आपके पास उसके केसेस वगैरह आएंगे तब देख लीजिएगा, नहीं तो पढ़ने पढ़ने पे हमारा कोई क्वेश्चन फ्लो का कुछ ज्यादा मैटर नहीं है। तो जो हमारा हिंदू लॉ है उसके अंदर अगर हम नेचर देखते हैं इसका, तो नेचर जो होता है हमारे हिंदू लॉ का, एक ये पर्सनल लॉ है। जो पर्सनल जो लॉ जो टर्म है, ये एक मॉडर्न टर्म है। उससे पहले पर्सनल लॉ कोई टर्म ही नहीं थी। जो जब ब्रिटिशर्स वगैरह आए, उन्होंने सारा का सारा जब इस पे कानून बनाने लगे, फैमिली लॉ पे, हमारे हिंदू लॉ पे, तो ये पर्सनल लॉ से ये जो टर्म हुआ, ये ब्रिटिशर से ड्राइव्ड हुआ है एक तरीके से। उससे पहले जो हमारा हिंदू लॉ है वो एक तरीके से गॉड सेल्फ लॉ है। मतलब हिंदू लॉ में जो वेद वगैरह होते थे, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये धर्म का कॉन्सेप्ट था हिंदू लॉ। और जैसे जैसे जो पहले के जो राजा वगैरह होते थे, वो सारे सब्जेक्ट होते थे धर्म के, कि सारे के सारे ये, मतलब अगर धर्म के रास्ते पे चलेंगे तभी इनको मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है? और इसके अंदर फिर हमारा जो मेन जो चीज है वो सोर्स सोर्स पे आता है, कि हमारे को सोर्स कहाँ से मिलते हैं हिंदू लोग के। तो एक तो हमारा एंशियंट सोर्स है और एक हमारा मॉडर्न सोर्स है। जो एंशियंट सोर्स है वो आपका श्रुतिज है, श्रुतिज, स्मृतिज, और आपका डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज है, और कस्टम्स है। ये आपका हो गया एंशियंट सोर्स। और जो मॉडर्न सोर्स हो गए आपके, वो आपका हो गया जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस, और लेगिस्लेशन जो है लोग वो बनाते हैं, हमारा वो लेगिस्लेशन हो गया। और प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट जो अपने जो रूलिंग्स वगैरह देती हैं, जो उसमें ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे एक तरीके से प्रेसिडेंट होते हैं। और इसके अंदर अगर हम श्रुतिज की बात करें एंशियंट सोर्स के अंदर, तो श्रुतिज जो है वो होता है हमारा विच हैज बीन हेard, मतलब कि तुमने क्या सुना है। जैसे मैं आपको वो बता रहा हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो जो आप सुन रहे हैं, वो सारा का सारा जो आप सुन रहे हैं वो श्रुतिज होता है। श्रुतिज में मेनली क्या आता है, ये इस पे कोई रिटर्न मटेरियल तो अवेलेबल था नहीं। जो पहले के जो सेजिस वगैरह होते थे, जो गुरु वगैरह होते थे, वो जिस तरीके से मतलब बैठ के या फिर ज्ञान व्यान देते थे, नॉलेज देते थे, वो बताते थे उनको ये सारा का सारा प्रोसीजर। और जो जो सुना गया वो हमारी कहलाई श्रुतिज। तो इसमें श्रुतिज में 4 वेद आते हैं हमारे, जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अर्थवेद हो गया। और आपको ये पता होगा कि जो हमारे वेदास हैं वो कभी लिखे नहीं गए। जो हमारे जो वेदास हैं, इनको जो कंबाइन करा था जो हमारे वेद व्यास जी थे, उन सब ने इसको मतलब डिवाइड करा था। लेकिन ये लिखे जो गए हैं, ये एक तरीके से गॉड मेड लॉज ही है सारे। तो वेदा जो हमारे जो 4 उसमें डिवाइड होते हैं, इसमें सबसे जो पुराना है वो है ऋग्वेदा। ये याद रखना कि क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा है जो वेद है, ये सबसे पुराना वेद है। तो ये ऋग्वेदा है जो है हमारा सबसे पुराना वेद है, एक तरीके से ट्री है पूरा। और इसके नीचे ही सारे के सारे जो आपके यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ये सारे के सारे इसके एक शाखाएं हैं। और इसके अंदर जो सबसे लास्ट में जो वेद बना वो था अथर्ववेद, जो बाद में है ऐड हुआ था, ठीक है? ये हमारी हो गई श्रुतिस की बात। और रह गई अब हमारी स्मृति। स्मृतिस में क्या था, विच इज रिमेम्बर्ड, मतलब जो हमारे को याद रह गई। जैसे अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब जो मैंने बोला वो हमारी श्रुतिस हो गई। और जो आपको कुछ याद रह जाएगा और जो आप अपने नोट्स बना रहे होंगे वो हो जाएगी स्मृति। स्मृति में सबसे जो मेन है वो मनु स्मृति है। फर्स्ट लॉ गिवर है हमारे मनु जो है, वो मनु स्मृति में आता है। तो जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने कंबाइन करा, वो हमारी स्मृति हो जाती है, ठीक है? और हाँ, जो सुप्रीम लॉ है वो तो हमारा श्रुति ही है, लेकिन जो जिसका कोई ऑथर होता है
जो ऑथर होता है उसका हमारा वो स्मृतिज में आ जाती है, जैसे मनु स्मृतिज हो गई, नारद स्मृतिज हो गई। जैसे कि हाँ, इसमें लिखा हुआ है ये रिलेटेड थी, क्रिमिनल लॉ से भी रिलेटेड थी आपका, उसके अंदर फैमिली के भी मैटर्स थे स्मृतिज में, सिविल के भी मैटर थे। जब मनुस्मृति जब थी, ये लॉ गिवर था, तो उन्होंने सारा का सारा कोडिफाइड लॉ जो था ना, वो मनुस्मृति मानी जाती है। और उसके बाद फिर जो नारद स्मृतिज आई, नारद स्मृतिज ने थोड़ा क्या नाम था, सेकुलर अपना व्यू अपनाया। उसके अंदर विडो को अपना रीमैरिज के राइट्स वगैरह दिए, जो मनुस्मृति में नहीं थे, या जो उसके अंदर कमी थी, क्योंकि हर कोई मतलब हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। अब मनु का उस टाइम पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा, उन्होंने वो लो के में कंबाइन करा। जो नारद का जो व्यू रहा, उन्होंने वो उस तरीके से लिखा। और इसके अंदर फिर अब हमारा आता है ये आपका कस्टम्स वगैरह आते हैं। अब कस्टम्स वगैरह क्या होते हैं, कस्टम्स में एक चीज होनी चाहिए कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर कस्टम कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, जैसे कि अब मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, वो मेरी आगे की आगे जनरेशन फॉलो करने है करती होनी चाहिए, या जो मेरे से भी जो है, मेरे पापा थे, है जो मेरे दादाजी थे, उनसे ही पहले की जो जनरेशन है, वो सारे कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी तो वो कस्टम नहीं होगा। ये किसी फैमिली का कस्टम नहीं, मतलब पूरे के पूरे एरिया में जो कस्टम फॉलो होते थे। तो ये सारा का सारा हमारा उस टाइम पे सोर्स बना हिंदू लोग का। फिर जब मॉडर्न टाइम पे जब ब्रिटिशर्स वगैरह आए, तो उन्होंने जब एक्ट बनाना चालू करा, लेजिस्लेशन वगैरह चालू करे, तो लेजिस्लेशन में सबसे पहले आए तो विडो है रीमेरिज है, जो सती वाला जो एक्ट था आपका, ये सारे के सारे जब उन्होंने एक्ट बनाना चालू करे, तो इसके अंदर ये मॉडर्न सोर्सेज में आपका ये हो गया था। तो सोर्स के बाद आपका आता है ये स्कूल्स आएंगे, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तो स्कूल्स में सबसे जो मेन है वो है आपका जो खाली मिताक्षरा और दया भागा, बस इतना ही याद रखना। जो ये मिताक्षरा स्कूल है, ये प्रिवेल करता है आपका पूरे इंडिया पे, एक्सेप्ट बंगाल वाले एरिया में और असम वाले एरिया में। असम और बंगाल में दया भागा प्रिवेल करता है, ठीक है। लेकिन मिताक्षरा जो है वो पूरे इंडिया में प्रिवेल करता है। और इसके अंदर जो फीमेल्स के पास जो है ना, वो कोई राइट नहीं दिएगा इसका है सक्सेशन के, जो तो प्रॉपर्टी का जो सर सक्सेशन। बंगाल में क्यों नहीं होता, एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं, बंगाल में इसलिए नहीं होता, जो वहां के जो कस्टम्स वगैरह रहे होंगे, जो वहां पे जो सिस्टम चलता आ रहा होगा, वहां दिया भागा का सिस्टम चलता आ रहा था। मतलब ये आपका जो राइट था, वो फीमेल से फीमेल टू ट्रांसफर होता था। ओके सर। हाँ। अब ये क्यों नहीं चलता आ रहा, क्योंकि वहां पे वो सिस्टम ही वैसे चलता आ रहा था। वो जो आपका कंटिन्यूसी है यही थी, आपका फीमेल टू फीमेल राइट जो थी, इसलिए वहां पे दया भागा सिस्टम प्रिवेल करा। और जो हमारा मिताक्षरा स्कूल था, वो पूरे इंडिया पे प्रिवेल करा। तो ये चीज लिख लेना, ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि मिताक्षरा स्कूल कहाँ पे नहीं था। तो वो असम वाले एरिया पे नहीं था, और बंगाल वाले एरिया पे नहीं था, और पूरे इंडिया पे प्रिवेल करता था। और रह गई दया भागा की बात, दया भागा आपका प्रिवेल करता था बंगाल में और असम में। आप खाली इसमें इतना ही याद रखें, और बाकी जब आप सेमेस्टर में आएंगे वो सारा आप पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। मिताक्षरा स्कूल आपका प्रिवेल करता था पूरे इंडिया पे, एक्सेप्ट बंगाल और असम। और दया भागा स्कूल जो था हमारा, वो प्रिवेल करता था आपका बंगाल में और असम में। सिर्फ दो ही रीजन में प्रिवेल था इसका, दया भागा का। सर दूसरा वाला कौन सा था? दया भागा, DAYABHAGA, दया भागा स्कूल, ठीक है। और हाँ, जिस तरीके से ये हमारे जो ये स्कूल्स थे ना, एक तरीके से ये कमेंट्रीज थी। जैसे अभी पूनम प्रधान पे हिंदू लॉ पे कमेंट्रीज है। मुझे एक बार और बताइए ना, मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया में प्रिवेल करता था। अगर इंडिया में मिताक्षरा है। हाँ, और हाँ, बंगाल में दिया भागा और असम में दिया भागा होगा ना सर। बंगाल और असम में दया भागा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है। और ये स्कूल का मतलब क्या होता है, ये कमेंट्रीज थी ये। जैसे पूनम प्रधान की कमेंट्रीज है, हमारा फैमिली लॉ है पूनम प्रधान की जो कमेंट्रीज है, उस तरीके से सारा का सारा जो सिस्टम जो फैमिली लॉ का गवर्न होता था, इसके अंदर पूरा है कंडक्ट वगैरह लिखा रहता था कि कैसे कैसे गवर्न होना है। वो मिताक्षरा स्कूल में लिखा होता और दयाभागा स्कूल में लिखा होता। तो उसी के अकॉर्डिंग, मिताक्षरा और दयाभागा के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा सिस्टम चलता था हिंदू लॉ में। और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे आगे कि जैसे जैसे फिर हिंदू मैरिज एक्ट आया, हमारा जो देश आजाद हुआ, तो इसका इनेक्टमेंट की और डेट याद रख लेना। वो है आपका 18 मई 1955, हिंदू मैरिज एक्ट की। आगे जब लिख लिया आपने?
सर एक दोबारा बार रिपीट रिपीट कर कर दीजिए। दीजिए। हिंदू मैरिज एक्ट की जो इनेक्टमेंट डेट है वो 18 मई 1955 है। ठीक है। और जब हम हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक तो हमारा शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट है इसका कि ये पूरे के पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा। और इंडिया के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडिया के हिंदू पे तो अप्लाई होता है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका में मतलब आउटसाइड टेरिटरी भी अप्लाई होता है। जो अमेरिका में रहते होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे, जो लंदन में रहते होंगे, उन सब पे भी अप्लाई होगा ये। ठीक है। और इसका ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नाम होता है, जो मतलब हिंदू मैरिज एक्ट है वो किस किस पे कौन है अप्लाई होगा। तो पूरे इंडिया में जो हिंदू रहते हैं और जो पूरे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया रहते हैं वो सब पे अप्लाई होगा ये। इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंट है। ठीक है। ये लिख लेना, ये हिंदू मैरिज एक्ट है द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। ठीक है। और जब हम इसके लिख लिया सबने। 1959 या 1955? 1955 हो गया। तो इसके बाद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या बोला आपने? टेरिटोरियल ऑपरेशन। ठीक है। सर लास्ट वाला पॉइंट प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए। लास्ट वाला कौन सा? सेक्शन 1 वाला। यस सर। हाँ, सेक्शन 1 वाला ये है कि ये अप्लाई होगा जो इंडिया में जो हिंदू रहते हैं उन पे भी अप्लाई होगा, और साथ ही साथ इसका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो आउटसाइड इंडिया भी है। मतलब जो अमेरिका में भी रहते होंगे, जो आपका ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे या लंदन वगैरह कहीं पे भी रहते होंगे, जो भी हिंदू रहता है वहां पे उस सब पे अप्लाई होगा हिंदू मैरिज एक्ट आपका। बस आप इतना ही याद रखो, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। वहां पे आपको दे देंगे, इंडिया में दे देंगे, ऑस्ट्रेलिया दे देंगे, लंदन दे देंगे, ऐसे करके, या नन ऑफ अबव दे देंगे। तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार हिंदू मैरिज एक्ट तो हमारा खाली इंडिया पे ही अप्लाई होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका पूरे है मतलब ऑस्ट्रेलिया पे भी अप्लाई होगा और आपका हर जगह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंट है इसका, आउटसाइड इंडिया भी है अप्लाई होगा ये। ठीक है। Jain and Sikhs are considered in Hindu or not? हाँ, वो कंसिडर हिंदू होते हैं। अभी हम आगे जब सेक्शन 2 की इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हु इज हिंदू, तो उसके अंदर अभी हम जो है वो करेंगे, उसका मतलब सर फिर डिस्कस करेंगे। मुस्लिम भी होता है? क्या? मुस्लिम लॉ भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है सर? मुस्लिम लॉ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मेरे ख्याल से तो नहीं है वैसे, लेकिन जो हिंदू लॉ है उसका तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंट है। और बाकी एक बार मैं आपको पूरा कंफर्म करके बता दूंगा इसका। ठीक है। जी सर। हाँ। सर ये हेलो सर, ये हाँ बस जी। इंडियन सिटीजनशिप, बस ये इंडियन सिटीजनशिप पे लगेगा ना कि सब पे लगेगा? नहीं, सब पे लगेगा। जो जो हिंदू है, चाहे वो इंडियन सिटीजनशिप पे हो चाहे ना हो। इसके अंदर यहाँ पे जब इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना सेक्शन 1 की, इसके टेरिटोरियल एक्सटेंट की, तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा पड़ा कि इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए। ये इसमें लिख रखा है इट एक्सटेंड टू होल इंडिया एंड अप्लाइज टू ऑल हिंदू हु आर हिंदूज। अगर सर कोई अमेरिकन सिटीजन है, अगर वो हिंदू है, उसके उससे भी लगेगा? हाँ, उससे भी उस पे लगेगा भी? अप्लाई। हाँ, उससे भी अप्लाई होगा ये। शेड्यूल ट्राइब पे भी थैंक यू लगता है। थैंक यू क्या? सर। शेड्यूल ट्राइब्स। नहीं, शेड्यूल ट्राइब पे जब हमारा क्या नाम होता है, ये जो हिंदू की डेफिनेशन में काउंट वो तब होता है जब हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन निकालती है कि ये वाली शेड्यूल ट्राइब जो है ये हिंदू की डेफिनेशन में आएंगी। नहीं तो इनका तो हुई हिंदू मतलब जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसको उनको एक तरीके से हिंदू भी नहीं मानते, क्योंकि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे को नोटिफिकेशन ना निकाले, क्योंकि उनके अपने अपने कस्टम्स होते हैं। वो अपने अपने कस्टम से फिर हैं मतलब गवर्न होते हैं सारे के सारे जो शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह होती हैं। क्योंकि मतलब एक तरीके से इनको बचाना भी है, जो इनकी प्रजातियां हैं मतलब शेड्यूल ट्राइब्स आपने देखा होगा वो एक्सटेंट होती जा रही है, तो इसीलिए। हाँ, तो अब हम जब आएंगे सेक्शन 2 पे और पढ़ेंगे हु इज हिंदू, तो लिख लेना ये अ पर्सन हु इज फॉलोवर ऑफ वैष्णव्य, लिंगायत, ब्राह्मण और प्रथम और आर्य समाज। जो फॉलोवर्स हैं आपका वैष्णव समाज के, लिंगायत समाज के, ब्रह्मो समाज के और प्रथम और आर्य समाज के, ये सारे हिंदू आएंगे। और
वो पर्सन होंगे जो बुद्धिस्ट होंगे, जैन होंगे, सिख होंगे, बाय रिलीजन होगा, जो है इनका जो रिलीजन होगा, ये सारे के सारे हिंदू में ही काउंट होंगे। उस टाइम पे क्वेश्चन आ जाए। सर आप एक बार प्लीज रिपीट कर दो। हाँ मैं कर देता हूँ। अ पर्सन हु इज फॉलोवर ऑफ वैष्णव समाज, लिंगियात समाज, ब्रह्मो समाज, प्रथमा समाज और आर्य समाज। ठीक है, ये तो हमारा हो गया हाँ ये रिपीट कर दीजिए, आप थोड़ा फास्ट बोल गए। अच्छा। वैष्णव, वैष्णव के बाद आएगा आपका लिंगियात, LINGAYAT लिंगियात। उसके बाद ब्रह्मा समाज, ब्रह्मो समाज आपने पढ़ा होगा। फिर प्रथमा समाज और आर्य समाज। ये सारे के सारे जो फॉलोवर्स हैं, ये सारे हिंदू की डेफिनेशन में काउंट होंगे। सर आर्य और समाज से पहले क्या बोला? आर्य समाज के प्रथम समाज, PRA। सर जो प्रार्थना को मानते हैं वही होते ना, हाँ ये अपना प्रथमा अलग अलग। समाज को होते हैं। हाँ जो इनका जो सारे के सारे मतलब जो आर्य समाज वाले होते हैं, कुछ मैं सुना है कि कुछ मूर्ति वूर्ति पूजा में कुछ बिलीव वगैरह, उनका जो अपने अपने कस्टम चलते आ रहे हैं, उनके उनसे रिलेटेड है ये सारे समाज। और आपका ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे आपका, अ पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि बुद्धिस्ट, जैन और सिख को क्यों इंक्लूड करा है हिंदू के डेफिनेशन में? सर क्योंकि काफी सारे सिमिलैरिटीज हैं। क्या सिमिलरिटीज हैं? हुआ है। जैसे हम बुक रिचुअल्स फॉलो करते हैं ना, जैसे सिख में गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, वैसे गीता है उनमें, हिंदुओं में, और क्या नाम है तो सब, नहीं बुक रिचुअल्स तो फिर आपका मुस्लिम भी फॉलो करता है, कुरान वगैरह। बिकॉज सबका एक पर्टिकुलर गॉड है, लाइक मूर्ति वगैरह के जैसे पूजा करना है, उस टाइप का एक गॉड है जो उनके सामने है, इसीलिए उनको उनमें काउंट किया जाता है। नहीं मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे जो हिंदू वर्ड जो है ना, ये आया कहाँ से? सिंधु से। जो यानी कि सिंधु नदी के इधर की साइड रहते थे, वो सारे के सारे एक तरीके से हिंदू हो गए। उनको बोला गया सिंधु, लेकिन थोड़ा उनकी प्रोनाउंसिएशन में हिंदू हिंदू कर दे था, तो वो आगे जाके डिराइव हुआ हिंदू शब्द। लेकिन जो ये सारे के सारे जो आपका ये बुद्धिस्ट हो गया, जैनिज्म हो गया और आपका सिख हो गए, ये सारे एक ही पार्ट है सनातन धर्म के। क्योंकि जो सनातन धर्म का पार्ट हो गया, वो सारे के सारे आपका हिंदू की डेफिनेशन में काउंट हो गए। ठीक है। जी सर। हाँ सर एक बात बताइए, लेकिन है ना, हाँ इसमें कभी कभार क्वेश्चन भी पूछता है कि जैसे हिंदुइज्म में 7 राउंड्स लेते हैं, ठीक है सर, सप्ती पदार्थ। हाँ सत्यवादी। सर है ना सर, तो उसमें हाँ क्या है, जैसे सिखों में तो सर 4 लेते हैं और जैनिज्म में भी 4 लेते हैं, तो मतलब सर इम्पोर्टेंट है, मतलब 7 जिसके 7 फेरे नहीं होंगे तो उनकी मैरिज वैलिड नहीं होगी। जैन में भी 7 ही लेते हैं। मोस्टली 4 ही होते हैं हर जगह। देखो, भी 4 ही होते हैं। नहीं बट सिखों में तो 4 होते हैं सर। अभी कोई मतलब मैं बता रहा हूँ, पहले लास्ट में ऐसे करना, क्वेश्चन की सेशन जो है हमारे लास्ट में रख लेंगे, क्योंकि ऐसे फिर क्लास ही नहीं हो पाएगी ज्यादा देर तक ना। ठीक है। हाँ, अभी आपका मैं क्वेश्चन का ये आंसर दे देता हूँ। जो ये सप्तापदी है, जो मतलब जैसे 7 फेरे लेते हैं, ये चाहे 7 फेरे हो चाहे 4 फेरे हो, लेकिन उनका कस्टम में क्या चलता आ रहा है ना, वो प्रिवेल करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कईयों में तो ऐसा भी हो सकता है खाली वो मंगलसूत्र टाई कर देते हैं और आपका मांग में सिंदूर भर देते हैं, वो भी शादी वैलिड मानी जाती है। जरूरी नहीं है, कस्टम क्या प्रिवेल कर रहा है ये जरूरी है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और उसके बाद आता है आपका ये जो हमारी ऊपर की जो दो डेफिनेशन थी, ये आपकी वैष्णव समाज वाली, ब्रह्म समाज, प्राथमिक समाज और आर्य समाज वाली, और बुद्धिस्ट, जैन और सिख वाली, ये तो आपकी थी पॉजिटिव डेफिनेशन कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है और क्या क्या नहीं होता। वो ये है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जूइश। ठीक है, दोज पर्सन हु आर मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जूइश, ये सारे इंक्लूड नहीं होते। ठीक है। और आप क्या एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसके अंदर कि ओनली वन पेरेंट आर हिंदू, द चाइल्ड इज बीइंग ब्रोट अप एज अ पार्ट ऑफ हिंदू पेरेंट्स कम्युनिटी। लाइक एक जो वाइफ है आपका वो हिंदू है एक तरीके से, और जो आपका ये हस्बैंड है वो क्रिश्चियन या मुस्लिम है, लेकिन बच्चे का ये देखा जाएगा कि वो ब्रोट अप कैसे हुआ है। अगर वो हिंदू धर्म से है ब्रोट अप होगा, तो वो एक तरीके से हिंदू ही माना जाएगा।
और आजकल जैसे बोलते हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं होता, कोई बोलता है कि हाँ भी हम सेकुलर हैं, मैं किसी गॉड में विश्वास नहीं करता, लेकिन तब भी उनपे अगर कोई ऐसा बंदा है जो किसी रिलीजन का ही नहीं है, वो भी तब भी वो हिंदू ही में काउंट होगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा पड़ा है हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जूइश। मतलब जो मुस्लिम वगैरह नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जूइश नहीं है, वो सारे के सारे काउंट होंगे आपका हिंदुइज्म में ही, वो हिंदू की डेफिनेशन से ही काउंट होंगे। ठीक है, चाहे वो जितना बोले कि हाँ मैं किसी में बिलीव नहीं करता, या फिर मैं किसी भगवान को नहीं मानता, या मैं हिंदुइज्म को नहीं मानता, या ना मैं मुस्लिम को नहीं मानता, या मैं क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, लेकिन तब भी वो हिंदुइज्म के हिंदू मैरिज एक्ट पे ही अप्लाई होगा और डेफिनेशन हिंदू के अंडर में ही आएगा। हाँ एथिस्ट जो होते हैं वो भी हिंदूज में इंक्लूड होते हैं, हाँ एथिस्ट। हाँ हाँ, एथिस्ट सारे के सारे हिंदू में ही इंक्लूड होंगे, क्योंकि इसके अंदर लिखा पड़ा है हु इज नॉट मुस्लिम, हु इज नॉट क्रिश्चियन, हु इज नॉट पारसी, हु इज नॉट जूइश, वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड होंगे हिंदू में। ठीक है, हाँ। और आपका शेड्यूल ट्राइब्स वाला था सेक्शन 2(2), इसके अंदर लिखा पड़ा है ये एक्सक्लूड करता है शेड्यूल ट्राइब को, इवन इफ दे आर हिंदूज, अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट इशू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अगर ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन निकालेगी, शेड्यूल ट्राइब तभी गवर्न करेंगे हिंदू के डेफिनेशन पे। ठीक है, और इसके आगे फिर हम पढ़ते हैं आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज पढ़ेंगे। तो मैरिज जो है एक संस्कार है इसके अंदर हिंदुइज्म में, कि बहुत से जो हम मतलब एक तरीके से धर्म के कॉन्सेप्ट पे ही चलते आ रहा है कि सारा का सारा एक जैसे कन्यादान करता है एक पिता को अपने बेटी का कन्यादान, एक तरीके से ये असेंशियल सेरेमनीज है किसी हिंदू के पार्ट है हिंदू जो हिंदू है उनकी एक एसेंशियल सेरेमनी है कि कन्यादान करें हम, या कोई शादी वगैरह, ये जो मैरिज वगैरह है ये रिचुअल्स हैं इनके, एक तरीके से रिलीजियस राइट्स हैं ये। और एक बार इसके अंदर आपने देखा होगा जब हम डाइवोर्स पढ़ेंगे ना, तो डाइवोर्स में आपका कोई हिंदी वर्ड ही नहीं है डाइवोर्स का। जो हम डाइवोर्स की जो ट्रांसलेट करते हैं उसका मीनिंग होता है तलाक। जो तलाक है वो उर्दू से डिराइव्ड हुआ है, तलाक वर्ड हिंदी, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में ये माना गया है, या फिर जब हमारे जो हिंदू में है, जो हिंदू में हमारे ये माना गया है कि अगर एक बार हम मैरिज हमने कर ली तो वो 7 जन्मों का बंधन हो जाती है, वो कभी अनटाइड नहीं होगी। वंस यू टाइड इन ए यूनियन इट नेवर बी अनटाइड। ठीक है, और इसके अंदर आपका ये आ सकता है कि जो हमारी मैरिज है वो अप्रूव्ड मैरिज होती है एक तो, और दूसरी होती है अनअप्रूव्ड मैरिज। फॉर्म्स ऑफ मैरिज आ सकती है। जो अप्रूव्ड मैरिज होती है आपकी वो होती है ब्रह्मा, देव्या, अर्ष्या और प्रजापतिया। लिख लो ये, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। अप्रूव्ड मैरिज ब्रह्मा, देव्या DAIVA देव्या, अर्षा ARSHA अर्षा, और प्रजापतिया PRAJAPATYA। ये सारी की सारी हमारी अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज है। और अनअप्रूव्ड मैरिज होगी आपकी गंधर्व मैरिज ऑफ फॉर्म, असुरा, राक्षसा और पिशाचा। ये सारी आपकी मैरिज है। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो एक बार दोनों रिपीट कर दो। ठीक है, अप्रूव्ड मैरिज आपकी हो गई ब्रह्मा, देव्या, अर्षा और प्रजापति। सर वैलिड मैरिज एक ही को बोलते हैं या अलग अलग होता है? नहीं, ये जो अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड मैरिज है ये पहले प्रिवेल करती थी एंशिएंट टाइम में, लेकिन जैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट आया वो इसको नहीं मानता। लेकिन आपका क्वेश्चन कोई आ सकता है कि आपकी अप्रूव्ड मैरिज कौन कौन सी है और अनअप्रूव्ड मैरिज कौन कौन सी है। ठीक है, और वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज वो हम आगे पढ़ेंगे। सर क्या क्या बता दो। हाँ, अनअप्रूव्ड है आपकी गंधर्वा, असुर, राक्षस और पिशाचा। AIPISACHA पिशाचा। ठीक है, सर इस नोट्स की PDF मिल सकती है? हाँ PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आफ्टर लेक्चर ना। जी सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, ठीक है।
और इसके आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 पढ़ेंगे। सेक्शन 3 में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो आप लिख लो। एक तो ये फुल ब्लड के बारे में पूछते हैं हमारे से, हाफ ब्लड के बारे में पूछते हैं, और यूट्राइन ब्लड के बारे में पूछते हैं। सर ये सेक्शन लर्न होने जरूरी है? नहीं, सेक्शन लर्न होना जरूरी नहीं है, वैसे तो कुछ कुछ ही है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे डाइवोर्स का सेक्शन होना जैसे चाहिए। सर 7 हो गया, 13 हो गया, ये सब 7 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, ये 13 हो सब। गया। और आपका सीआरपीसी में भी जो मेंटेनेंस लेते हैं 125 वो हो गया। और 17 हो गया आपका, जो बाइगमी को आपका क्रिमिनलिटी देता है, सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये सारा का सारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल बेस है। और इसके अंदर सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे आपके फैमिली लॉ में से, लेकिन वो 2-3 क्वेश्चन भी एक नंबर, अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, हमारे 2-3 क्वेश्चन जो है वो पूरे 12 नंबर के बनेंगे। और 12 नंबर डिसाइड कर सकता है कि आपका एंट्रेंस में आएगा या नहीं आएगा। तो थोड़ा सीरियसली लेके पढ़ें इसको। ज्यादा कोई डीप सिलेबस भी नहीं है आपका आईपीसी वाईपीसी की तरह कि आप बहुत ही डीप जा रहे हो। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से अगर फैमिली लॉ पढ़ लिया तो आपके 12 नंबर आराम से बन सकते हैं, 8 से 12 नंबर। ठीक है। हाँ, तो हम सेक्शन 3 पढ़ रहे थे। इसके अंदर फुल ब्लड की डेफिनेशन ये है कि 2 person are said to be related each other by full blood when they are descendant from a common ancestor by a same wife। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। जैसे कि किसी के सेम फादर है और सेम मदर है, तो वो सारे के सारे फुल ब्लड होंगे। जैसे आपका कोई रियल सिस्टर हो गया या रियल ब्रदर हो गया, जो सेम माँ है, सेम पापा है, उनके आपके सेम मम्मी है, ऐसे करके। तो फिर जो आपके जो रियल सिस्टर वगैरह हैं वो आपसे कनेक्ट होंगे फुल ब्लड से। ठीक है। और इसके बाद आएगा हमारा हाफ ब्लड। हाफ ब्लड में क्या है कि व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ। मतलब कि पापा तो आपके सेम ही है, फादर तो सेम ही है, लेकिन जो आपकी मदर है वो डिफरेंट है। जैसे पहले, अब तो खैर बाइगोमी को क्रिमिनलिटी दे दी, लेकिन जब बाइगोमी जब कर सकते थे, मतलब 2 से 4 वाइफ रखते थे पहले के टाइम में, तो ये कॉन्सेप्ट उस टाइम का है हाफ ब्लड का, कि हाँ भाई जो फादर है आपका वो तो सेम ही है, वाइफ 2 है उसकी, तो आपका जो सन 1 होगा और सन 2 होगा वो दोनों इंटरकनेक्ट होंगे हाफ ब्लड से। ठीक है, वो दोनों कनेक्ट होंगे हाफ ब्लड से। ये लिख लेना, सेम फादर बट डिफरेंट मदर। अभी भी पॉसिबल है सर ये तो, जैसे कि किसी के एक बच्चा है पहले से और वाइफ कर गई, फिर दूसरा। अगर वाइफ जो है आपका डेथ हो गई या फिर डाइवोर्स हो गया या कुछ भी है, जी, तो अभी भी पॉसिबिलिटी एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? ये हाफ ब्लड वाली। बाय सेम फादर बट डिफरेंट मदर, हाफ ब्लड में है। ठीक है। क्या पूरा कॉन्सेप्ट ही पूरा बताना है एक बार? सर पूरा कॉन्सेप्ट बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाफ ब्लड हम उनको कहेंगे व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ। उनके जो फादर हैं वो तो सेम है, लेकिन जो वाइफ है फादर की जो है वाइफ है वो डिफरेंट है। तो एक तो आपका है सन हो गया पहली वाइफ से, और सेकंड सन हो गया आपका दूसरी वाइफ से। तो सन 1 और सन 2 जो होंगे वो आपका कनेक्ट करेंगे हाफ ब्लड से। ठीक है। तो उसके अंदर जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो यूट्राइन ब्लड की है, UTERINE, यूट्राइन ब्लड। इसके अंदर ये है व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट हस्बैंड। मतलब उनकी मदर तो सेम है, लेकिन जो उनके फादर हैं वो डिफरेंट है। सेम मदर बट फादर आर डिफरेंट। ठीक है। हाफ ब्लड में क्या पढ़ा था हमने? उनकी जो फादर है वो सेम है, लेकिन जो वाइफ है वो डिफरेंट है, मतलब मदर जो है वो डिफरेंट है। लेकिन हम यूट्राइन ब्लड में क्या पढ़ रहे हैं कि जो मदर है वो तो सेम है, लेकिन जो फादर है वो डिफरेंट है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन एग्जाम में आगे थोड़ा याद करके रखना है ये। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूछ लेता है यूट्राइन ब्लड का और हाफ ब्लड का, बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं इसके एंट्रेंस में आपके। सर यूट्रिन ब्लड वाली जो अभी आप बता रहे हैं, ये इसकी पॉसिबिलिटीज हैं क्या अभी? अब ये जैसे बताया कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ पे मतलब एक सन है वाइफ का, और जो है वाइफ है अगेन वो मैरिज कर रहे थे किसी और से,
तो जो उनका सेकंड सन होगा, जो उसका सन सन फर्स्ट होगा और सन सेकंड होगा, वो दोनों आपस में कनेक्ट करेंगे यूट्राइन ब्लड से। तो सर इसको ऐसे ले सकते हैं कि जो शाहिद कपूर और ईशान ठक्कर है वो हाफ ब्लड भी है और यूट्राइन ब्लड भी है। शाहिद कपूर, ईशान ठक्कर, ईशान ठक्कर दोनों की मदर एक ही है ना। अच्छा मदर एक ही है, हाँ तो फिर वो है यूट्राइन ब्लड से ही है, अगर मदर एक ही है तो, फादर डिफरेंट है तो। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये इस कॉन्सेप्ट से हम आगे चलते हैं सेक्शन 3 से। आपका जो अब जो पढ़ेंगे हम, थोड़ा कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज है आपका सेक्शन 5 में। इसका आपको सेक्शन भी याद रखना है, और जो इसके अंदर जो आपकी कंडीशंस हैं वो भी याद होनी चाहिए। सेक्शन क्या है इसका? सेक्शन 5, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। ठीक है, और इसके अंदर पहले तो वर्ड आता है आपका एनी टू हिंदूज, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ और सिर्फ हिंदूज पे ही अप्लाई होगा। तो जो दो हिंदू हैं, अगर मान लो कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है, वो दोनों शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट से गवर्न होगा, उन पे अप्लाई होगा है स्पेशल मैरिज एक्ट। लेकिन अगर कोई दो हिंदू है अपना वो करते हैं शादी करते हैं, तो उन पे अप्लाई होगा हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, और हाँ स्पेशल मैरिज एक्ट, हाँ स्पेशल मैरिज, हाँ क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में सर कि एक हिंदू है और एक जैन है, अगर आपस में शादी करते हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट में होगा या स्पेशल मैरिज एक्ट में होगा? वो दोनों में हो सकता है, नहीं दोनों में हो सकता है, हिंदू में भी हो सकता है। हाँ हिंदू में, जैन की डेफिनेशन अभी हमने क्या पढ़ा है? हिंदू की डेफिनेशन, हिंदू की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है ना जैन। जी हाँ तो वो दोनों में हो सकता है वो। ठीक है, असल में क्योंकि वो भी तो हिंदू है, तो हिंदू में नहीं होगा सर। हाँ ये गलत हो गया था मेरा, मैं सोच रहा था कि इसमें खाली हिंदू ही लगेगा। अच्छा वो दोनों में। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि ये जो सेम क्वेश्चन अभी किया है आई थिंक मयंक ने, तो अगर इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वो तो दोनों में लगा सकते हैं या फिर हम एक ही क्वेश्चन को टिक करेंगे पहले वाले को? बहुत दे रखा है तो बहुत होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बहुत दे रखा है कि, तो वो जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बहुत ही बनेगा, क्योंकि जैन जो है वो भी इंक्लूड होंगे में। हम प्रिविलेज किस ऑप्शन को देंगे? अच्छा अगर बोथ ऑप्शन में ना हो तो दोनों अलग अलग सेपरेट हाँ दे तो नहीं, सिर्फ प्रिविलेज देना आप हिंदू मैरिज एक्ट को। ओके थैंक्स। ठीक है, हाँ जैन भी तो हिंदू में ही मतलब डेफिनेशन में है, तो फिर ये तभी तो मैंने कहा कि प्रिविलेज देना हिंदू मैरिज एक्ट को, अगर जैन भी है तो। अच्छा ठीक है सर, अगर दो हिंदू ही हो क्या वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज कर सकते हैं वो। अगर कोई दो हिंदू हैं, वो बोले कि क्या नाम होता है, हमारे को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जाना है, हमारे हिंदू मतलब उन पे अप्लाई तो होगा हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन वो शादी करना चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर सर ऐसा क्वेश्चन आए कि एक हिंदू और एक मुस्लिम शादी करना चाहता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट लगेगा। ठीक है, हाँ अब आगे पढ़ते हैं हम। जो कंडीशंस बता रहा था मैं आपको सेक्शन 5 की, वो तो है आपका स्पाउस जो है वो लिविंग नहीं रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब जब शादी हो रखी है और अगर आप दोबारा शादी कर लेते हैं तो वो आपने फिर बाइगमी कमिट कर ली, और बाइगमी जो है वो हमारा ऑफेंस है। कौन से सेक्शन में? अभी मैंने बताया था पहले, सेक्शन 17 में हिंदू मैरिज एक्ट के ही। ठीक है, और ये आपका 494 आईपीसी और 495 अप्लाई हो जाएगा तुरंत ही जैसे ही आप बाइगमी कमिट कर लेते हो। तो ये याद रखना, इसमें कंडीशंस है। नेदर पार्टी है अगर हाँ सर अगर दूसरी शादी करना चाहे, if case they are the Hindus and the first wife is living, so then they will have to divorce and they can marry again with other woman. डाइवोर्स हो गया तो वो कर सकते हैं 1 साल के बाद, मतलब जब तक, या तो फिर उनका डिक्री, अगर उसमें आगे पढ़ाऊंगा मैं, अभी बस इतना याद रखो कि स्पाउस लिविंग नहीं रहना चाहिए, ये कंडीशन है एक तो हमारी। ठीक है, और हाँ, और दूसरा होना चाहिए इसके अंदर कोई अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड वही है, और आपका कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए उसको, और रिकरेंट अटैक नहीं होने चाहिए उसको इंसैनिटी के। और जो अपनी ब्राइड ग्रूम है
उसकी उनकी एज होनी चाहिए 21 और आपकी ब्राइड की एज होनी चाहिए 18। सर अभी ये जो ठीक है। रिपील हुआ है तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, 18 अप्लाई करेंगे या 21 ही अप्लाई करेंगे? अभी जो 21 सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था अभी हुआ नहीं है वो। भाई रिपील नहीं हुआ वो, अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ उस पर। हाँ, जब डिसीजन आ जाएगा, अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम से पहले, तो तुम वही अप्लाई कर देना, लेकिन अभी तक नहीं आया तो आप यही मान के चलो कि ब्राइड ग्रूम की एज जो है वो 21 है और ब्राइड की एज है 18। ठीक है। सर मिनिमम मैरिज एज है, ये क्या सभी उस पे अप्लाई होता है, हिंदू लॉ पे, मुस्लिम लॉ पे? मुस्लिम लॉ की अलग है, वो प्यूबर्टी की एज होनी चाहिए। ये अभी हम क्या, मैं आपको हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो वो मुस्लिम पे कैसे अप्लाई हो जाएगा? सर मुस्लिम का जो है मुस्लिम की 15 है। माना गया है। हाँ 15 माना गया है, लेकिन उनके अंदर है प्यूबर्टी की एज होती है एक। हाँ, तो वो प्यूबर्टी की एज अगर वो पार कर लेते हैं तो जो हाँ लड़की है वो कैपेबल हो जाती है शादी करने के लिए। ठीक है। और सर लड़का, क्या लड़के की क्या एज होती है सर मुस्लिम में? मैं ये पूछ रहा, 18 होती है या 21? 15 होती है वैसे। या तो 15 बोलते हैं, बट ना ये स्पेसिफाइड कहीं लिखा नहीं है कि 15 ईयर्स है, बट ये हम मानते हैं इस चीज को। ये लिखा पड़ा है कि प्यूबर्टी की एज क्रॉस करनी चाहिए बस। सर अभी एक केस आया है मुस्लिम लॉ के ऊपर, वो याद करना पड़ेगा। बाद में क्वेश्चन जो है बाद में पूछना, अभी जो मैं कंडीशन पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। ठीक है। तो हमारा कहाँ तक, ये थर्ड आपका ब्राइड और है, ब्राइड ग्रूम और ब्राइड की एज। और फोर्थ जो आपकी कंडीशन लगेगी वो आएगी आपका प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए वो, ये याद रखना। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मींस? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मींस कि हाँ अपने जैसे बुआ से शादी नहीं कर सकते, ये सारे के सारे बुआ मामी वामी जैसे आ जाती हैं, सारा का सारा, ये सारी की सारी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होती है। ठीक है सर लेकिन जैसे साउथ इंडियंस में कई जगह ऐसा भी देखा गया है, जैसे छोटे जगह में कस्टम अलाउड करता है तो कर सकते हैं। ठीक, कस्टम अलाउ करता तो हिंदू कर सकता है, तो कर सकता है अगर कस्टम अलाउड कर रहा है तो। और इसके अंदर फिर ये इस हिसाब से देखें तो सर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हर जगह के कस्टम्स अलग हैं, तो फिर तो वहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो जाएगी सर। नहीं, साउथ लेकिन में अंकल से भी शादी हो जाती है। लेकिन क्या है ना, इसके अंदर एक मतलब उनके कस्टम्स अलग अलग हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटी छोटी कम्युनिटी के अंदर है। लेकिन जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट जो है वो यही फॉलो करता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी कम्युनिटी होती है जो कर लेती है, तो वो एक एक्सेप्शनल केसेस है हमारे, उनको हटा दो। सर कस्टम का कोई स्पेसिफिक पीरियड है कि मतलब इतने पुराने होने चाहिए? नहीं, कस्टम का कोई स्पेसिफिक पीरियड ही नहीं है, उसका कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उनपे कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर वो कंटिन्यूस है तो हो सकता है। ठीक है सर। हाँ, और आपका एक फिफ्थ कंडीशन आती है, वो सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। सपिंडा मतलब सेम पिंड, जैसे हम पिंडदान वगैरह करते हैं ना, तो वहीं से ये वर्ड है ड्राइव हुआ है, इस सपिंडा। और सपिंडा में ये याद रखना कि 3 जनरेशन फ्रॉम द मदर साइड, मतलब आपकी एक सन है, उसका फिर मदर हो गई, फिर उसकी मदर की मदर हो गई, मतलब नानी वानी से शादी नहीं कर सकते। और ऐसे ही आपका जो एक सन है या डॉटर है, उसका फादर हो गए, फिर फादर के फादर हो गए, फिर फादर के फादर के फादर हो गए, फिर फादर के फादर के फादर हो गए, ऐसे करके 5 जनरेशन जो है हमारी किसकी साइड से है, फादर की साइड से है, और 3 जनरेशन हमारी मदर की साइड से है। सिर्फ इसका आप इतना ही याद करना है आपको। ठीक है। और आपका उसके बाद आता है ये सेक्शन 7 आता है। सिर्फ इसके अंदर ये याद रखना कि सेक्शन 7 हमारा डील करता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से। ये क्वेश्चन आ गया था कि सेक्शन 7 किससे डील करता है, तो ये सेरेमनीज से हमारा डील करता है, जो हमारी क्या क्या सेरेमनीज होनी चाहिए। जैसे सप्ताब्दी, जो हमने अभी बात करी थी कि टेकिंग 7 स्टेप्स। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसके सेरेमनीज के बारे में है। और उसके बाद हाँ, एक इम्पोर्टेंट जो हमारा अब चलेगा वो है सेक्शन 11, जो हमारा डील करता है वॉइड मैरिजेस से। अब वॉइड मैरिजेस क्या होती है, मतलब वो कोई मैरिज ही नहीं है इन द आई ऑफ लॉ, मतलब कानून की नजर में ये मैरिज ही नहीं है। सिंस इट्स इंसेप्शन, मतलब पूरा एकदम क्या नाम होता है, शुरू से लेकर अभी तक वो शादी के रिलेशन में थे, लेकिन कानून की नजर में नहीं थे। उन्होंने शादी तो कर ली थी, लेकिन कानून की नजर में नहीं थे। वो सारा का सारा होता है वॉइड मैरिज। और जो वॉइड मैरिज होती है, हाँ, जो आपकी वॉइड मैरिज होती है वो वॉइड एब इनिशियो होती है, मतलब शुरू से ही होती है वो इनिशियो। ठीक है। और आपका ये
इसके अंदर कंडीशंस वगैरह एक आ सकती हैं कि वॉइड मैरिजेस को। तो अभी जो हमने सेक्शन 5 की जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी हैं उसके अंदर सर हाँ लिविंग रिलेशनशिप जो है लीगल बना दिया, तो इस पे कन्फ्लिक्ट हो जाएगी ना। वो बात की बात है अभी, ठीक है। नहीं सर, वो हाँ बात की बात। एंड अब हम पढ़ते हैं ये क्या नाम होता है। सर अच्छा एक मॉक में ना ये क्वेश्चन आया था, इफ ए हिंदू बॉय मैरीज ए हिंदू गर्ल ऑफ सेम गोत्र अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द मैरिज इज वॉइडेबल वैलिड वैलिड। वैलिड। जब सेम गोत्र है तो सर नहीं, भाई बहन सेम नहीं गोत्र होगा? है ना, कि गोत्र सेम है, पिंड थोड़ा सेम है। तुमने नहीं है। सेम पिंड के नहीं है, गोत्र के तो सेम है ना वो। यस सर। तो ठीक है, तो मोरालिटी कजिन भी तो हो सकते हैं, गोत्र सेम है तो। मोरलिटी वगैरह हटाओ, उसका कुछ वो नहीं है। अगर सेम पिंड के हैं, समझी नहीं मैं। ठीक है। सर गोत्र मतलब क्या होता है, एक बार बता दें। गोत्र सर मीन्स जैसे कि शर्मा और शर्मा। उसका डिफरेंस बता दें। जैसे हाँ, जैसे अभी किसी ने बताया, किसी ने बोला शर्मा और शर्मा। अब शर्मा यस है, सर। सेम गोत्र के हो सकते हैं, मतलब जो शर्मा बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन उनके पिंड के नहीं मिलेंगे। ठीक है, पिंड सेम सेम नहीं होना चाहिए। अगर गोत्र सेम है तो वो चलेगा, वो कंडीशन वैलिड है। अगर सेम पिंड के हैं तो वो कंडीशन वैलिड नहीं है। सर पिंड पिंड मींस ब्रदर सिस्टर पिंड और मीन्स आपका जो आपका हाँ, जैसे जनरेशन। जनरेशन, मतलब जैसे क्या नाम होता है आपका, 3 जनरेशन हो गई आपके मदर साइड से और 5 जनरेशन हो गई फादर 5 होगा सर। फादर हाँ 5 हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक तो है। ये वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है? अच्छा, डिस्कशन बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा देख लो। जो अभी हम वर्ल्ड मैरिज पढ़ रहे थे सेक्शन 11 के अंदर, इसमें जो वर्ल्ड मैरिज होती है वो एक तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, ये आपकी वर्ल्ड मैरिज होगी। सपिंडा में अगर तुम करोगे तो वो वर्ल्ड मैरिज होगी। ठीक है, तो ये याद रखना आप कि सपिंडा में वर्ल्ड मैरिज होगी, वर्ल्ड अब इनिशियो होगी, और अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में करेंगे तब भी वो वर्ल्ड अब इनिशियो होगी। ठीक है, और अगर हाँ लिविंग स्पाउस है, बाई में कन्वर्ट करता है, तब भी वो वर्ल्ड अब इनिशियो होगी मैरिज। अब वर्ड के बाद हम पढ़ेंगे वर्डेबल मैरिजेस। ये जो वर्डेबल मैरिजेस होती है आपकी, ये वैलिड होती है तब तक जब तक आप कोर्ट से डिग्री वगैरह नहीं लेके आ सकते हैं, लेके आते, तब तक ये वैलिड होती है। जैसे ही आप मैरिज की मतलब वर्डेबल की डिग्री लेकर आ गए तो वो सारी की सारी वर्डेबल होगी, काउंट होगी। ठीक है, और आपका अगर ये वर्डेबल मैरिज कौन कौन सी होती है, अगर आपकी जो कंसेंट है वो फ्रॉडली लियो और फोर्सफुली लियो। मतलब कि आपको आपको बोला कि हाँ मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, लेकिन वो था कांस्टेबल, तो आपकी जो ये फ्रॉडली आपकी कंसेंट ली गई थी, तो ये सारी की सारी वर्डेबल मैरिज होती है। अगर हाँ, अगर आपको पसंद आ गया कांस्टेबल, हाँ कि हाँ मैं कैरी ऑन करना चाहती हूँ शादी, तो वो सारी वैलिड ही रहेंगी। लेकिन अगर आप बोले कि नहीं इसने तो मेरे से है फ्रॉड करा है, इसने मेरे को बताया कि आईएएस ऑफिसर है, था कांस्टेबल, और सर अगर फिर आप कोर्ट चले जाते हैं और बोलते हैं कि क्या नाम होता है कि मेरे को इन्होंने बताया कि मैं आईएएस ऑफिसर था लेकिन था कांस्टेबल, तो ये सारा का सारा ये वर्डेबल मैरिज का प्रोसेस है। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट में भी रिसेंटली आया है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट इनवैलिड। आर्य समाज आर हिंदू ही है ना? आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट नहीं, अभी मैंने इनवैलिड। पढ़ा, अभी मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, अभी जब पढ़ूंगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, और प्रेग्नेंट बाय समवन एल्स, और वो मैरिज भी वॉइडेबल होगी। अगर कोई है वाइफ है वो किसी और के साथ प्रेग्नेंट, मतलब है प्रेग्नेंट है किसी और से, तो वो जो मैरिज हमारी होती है वो वॉइडेबल होती है। सर बट अब वो हट नहीं गई है एडल्ट्री। एडल्ट्री हटी है ना, लेकिन अगर हम जाके उसको है वॉइड अपना डिग्री लेना चाहे हैं डाइवोर्स की, तो हम ले सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल सर। ठीक है, तो एडल्ट्री हटी है, लेकिन हाँ डाइवोर्स का तो ग्राउंड अभी भी है ना वो। जी तो सर। हाँ, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया आपका, हमने नेचर पढ़ा था हिंदू लॉ का, और सोर्स पढ़े। सोर्स के बाद हमने पढ़ा आपका स्कूल्स पढ़े, स्कूल क्या मिताक्षरा स्कूल और दयाभागा स्कूल पढ़ा। उसके बाद हमने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा कि कब ये इनेक्टमेंट हुआ था इसका, 18 मई 1955 को इनेक्टमेंट हुआ।
फिर सेक्शन 2 देखा हमने, हिंदू की डेफिनेशन देखी कि हिंदू की डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड होगा, कौन कौन एक्सक्लूड होगा। जो एक्सक्लूड वाला है वो भी थोड़ा ध्यान में रखना कि कौन कौन एक्सक्लूड होता है, उसके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। दे रखा होगा आपको मुस्लिम, जैन और क्रिश्चियन और आपका पारसी। तो आपको देखना है कि कौन इंक्लूड होगा। जो जैन है वो इंक्लूड होगा और सारे के सारे ये एक्सक्लूड होंगे। तो ये सारा ध्यान रखना। और शेड्यूल ट्राइब वाला भी आ सकता है कि शेड्यूल ट्राइब एक्सक्लूड होती है या फिर इंक्लूड होती है। तो ये एक्सक्लूड होती है जब तक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ना निकाले। ठीक है। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज पढ़ा कि अगर एक बार हम मैरिज के अंदर बंधन में बंध जाते हैं तो ये हमारा अनटाइड रिलेशनशिप होता है, कभी टूटता नहीं है रिलेशनशिप। ये डाइवोर्स वगैरह का तो सारा का सारा ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट बना उसके अंदर डाला। नहीं तो हमारा एंशिएंट टाइम पे सैक्रामेंट, तो क्या नाम होता है, कोई डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि जब हम तलाक देखते हैं तलाक वर्ड ही हमारा उर्दू से ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है। हाँ, और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी जो सेक्शन 3 में है, फुल ब्लड की, हाफ ब्लड की, यूट्राइन ब्लड की। और फिर हमने कंडीशंस वगैरह देखी सेक्शन 5 की कि क्या क्या कंडीशंस है, कि स्पाउस नहीं होना चाहिए, लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं रहना चाहिए, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए उसको, और ब्राइड ग्रूम की एज क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, ब्राइड ग्रूम की 21 होनी चाहिए, ब्राइड की एज 18 होनी चाहिए, और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, सपिंडा नहीं होना चाहिए, वो सेम पिंड का नहीं होना चाहिए। फिर हमने सेक्शन 7 देखा, कस्टमरी राइट्स थे उसके अंदर, शताब्दी थी, सप्तपदी थी कि 7 स्टेप्स है लेने चाहिए। और सेक्शन 11 देखा, वॉइड मैरिजेस के बारे में पढ़ा। वॉइड मैरिजेस के बाद हमने पढ़ा सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिजेस। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम डाइवोर्स वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और फिर परसों मुस्लिम लॉ कवर करेंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ, मुस्लिम लॉ का इतना ज्यादा कुछ, सिर्फ एक आधा ही क्वेश्चन आएगा, अगर मैं उसको थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा। खाली अभी तुम डीप मत जाओ, तुम खाली इस चीज पे ध्यान रखो कि हमारे को एंट्रेंस कैसे क्लियर करना है। अगर तुम जाके डीप पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये तो। भैया ठीक है। हाँ चाइल्ड मैरिज वॉइड होगा या वॉइडेबल, इस पे भी काफी हाँ, नहीं, चाइल्ड मैरिज जो होती है वो वैलिड होती है, लेकिन ये ऑफेंस होती है, आपको इसमें मतलब जेल वगैरह हो सकती है। लेकिन ये जो चाइल्ड मैरिजेस होती है हमारी, वो वैलिड होती है। अगर हाँ, जैसे कि किसी की गर्ल की जो मैरिज हुई वो 15 साल के अंदर हो गई और वो 18 साल तक अगर डाइवोर्स नहीं लेती, तो वो मैरिज, अगर 18 साल तक डाइवोर्स नहीं लेती तो वो सारी की सारी है मैरिज एक तरीके से वैलिड मानी जाएगी। और अगर 18 साल के बाद बोलती है कि हाँ कि मेरे को डाइवोर्स लेना है, तो वो सारे फिर वो एक तरीके से ट्रीट होगी डाइवोर्स के अंदर ही, पूरा पूरा आपका 13 सेक्शन 13 ही अप्लाई होगा। ठीक है। सर बट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में तो वाइडेबल होती है, और अगर अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज की बात करें तो इसमें वैलिड और पनिशेबल होती है। हाँ, वैलिड एंड पनिशेबल है ये। गुड इवनिंग सर। सर ये चाइल्ड मैरिज सर ये वैलिड कैसे हुई? आपने तो बोला कि ब्राइड की एज 18 होनी चाहिए और ये 21 होनी चाहिए ग्रूम की एज। ये हमारा कॉन्सेप्ट जो आया, जैसे कि अभी भी हमारे जब हम देखे राजस्थान यूपी वगैरह के अंदर जो है, यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस वगैरह होती हैं। अब हम उसकी जो मैरिज को इनवैलिड तो नहीं कर सकते सर लेकिन एक्चुअली जरूर है पनिशमेंट जरूर। हाँ एक्चुअली सर इन द आई ऑफ लॉ चाइल्ड मैरिज इज ऑलरेडी वाइडेबल। वॉइडेबल मैंने क्या बताया, वॉइडेबल मैरिज कौन कौन सी होती है, वो वैलिड रहती है, वो वैलिड रहती है जब डिग्री नहीं लेके आया। सर बट इन द टर्म ऑफ लॉ तो ये कहता है कि सर मतलब जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो इनवैलिड होगा, तो फिर हम उसको कैसे वैलिड कर सकते हैं? हाउ सोसाइटी कैन रिकॉग्नाइज एज अ वैलिड एक्ट? सर इसका आंसर मैं दूं। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर इसको वॉइड कर देते, तो जैसे हमने अपनी दादी देखी है, दादा देखी है, तो उसमें क्या होता है, पुराने टाइम पे इन्होंने चाइल्ड मैरिज ही करी हुई थी, तो वो सारी वॉइड हो जाती। No. Actually, that will not the definition of current child marriage act. I want to note that the current situation when the child marriage act is amended, now the legal age of the girls is increased, right? So in the case, suppose an example, there is a Hindu community where girls marry in the age of 15. Can this marriage is legal or illegal? ये मैरिज जो होगी हमारी, बस इतना याद रखो, ये वैलिड ही रहेगी और इसकी वैलिड के साथ साथ पनिशमेंट हो सकती है। अब फैकल्टी में कर लें, how it can be valid sir in the हमारा हाँ नहीं
जो परमिट करता है, जो हिंदू मैरिज एक्ट बताता है हमारा, वो वैलिड ही बताता है। So sir, how suppose Hindu Marriage Act can define that child marriage is already valid, but the current Amendment Act that will define that child marriage act is illegal and also voidable. So how it can be legal? That's a contradict. That's the contradict between the child marriage act and Hindu marriage act. How it can be solved? नहीं, चाइल्ड मैरिज को है एक तरीके से हम वॉइड नहीं कर सकते ना, इसको वॉइडेबल की कैटेगरी में रख सकते हैं कि हाँ कि अगर ये जो है अपना, या फिर कोई बॉय है या गर्ल है, वो जाके डिग्री ले ले 18 साल से होने से पहले पहले कि हाँ कि ये जो हमारी मैरिज है वो चाइल्ड मैरिज थी, तो अब इसको खत्म करा जाए मैरिज को। लेकिन इसके साथ में उनको पनिशमेंट भी हो सकती है, मतलब है ब्राइड ग्रूम को नहीं, मतलब दूल्हा दुल्हन को नहीं, जो उनके जो करवा रहे हैं उनको मैरिज। ठीक है, अगर हाँ जो दूल्हा है वो 21 साल से ऊपर, उसको पूरी नॉलेज है, तो उसको भी हो सकती है पनिशमेंट। तो ये है आपका वैलिड होती है, लेकिन पनिशमेंट के साथ होती है वैलिड। लेकिन अगर वो उसको वो वॉइड करवाना चाहे या वॉइडेबल करवाना चाहे, तो वो कोर्ट से जाके डिग्री ले सकते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था, जैसे 40 इयर्स के, जैसे गांव वगैरह साइड में 40 इयर्स का मेल होता है, उसकी शादी जो है 20 इयर्स की गर्ल से कर दी जाती है, तो वो वॉइड होगा या वैलिड होगा? अच्छा, 20 अब इयर्स जो नहीं, अब 20 इयर्स हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है, वो ब्राइड ग्रूम की जो एज है वो कितनी बताता है? 18 बताता है। यस सर। लेकिन ब्राइड ग्रूम तो 20 की हो गई। यस सर। हाँ, तो फिर वो 40 से करे चाहे फिर 70 से करे, अगर उसकी क्यों नहीं वैलिड है ये। अगर वो 18 से ऊपर की एक्सीड कर गई तो वैलिड रहेगी। ठीक है, इसको अगर उसको फ्रॉडली या फोर्सफुली करा है ना, यस सर, तो फिर वो है पूरा का पूरा वॉइडेबल हो जाएगी, अगर वो फ्रॉडली है, उसकी कंसेंट ली है, या फिर फोर्सफुली है तो। ओके सर। ठीक है। यस सर। सर वो एक बार भाई कई गांव में ऐसा देखा गया है कि एक मतलब मैरिज जो है एक गर्ल और बॉय की होती है, लेकिन घर पे लाने के बाद जो है कई मेल्स के साथ जो है उसका रिलेशन जो है, जो उनके घर वाले होते हैं, जो भी सास ससुर है, जो भी रिलेटिव्स होते हैं, वो मतलब एक लड़के की जगह 7 लड़के या 8 लड़के। रिसेंटली क्राइम पेट्रोल का सीन है ये। हाँ, ये क्राइम ये सारा नहीं, ये जो सारा कंसेंट है उसकी, वो फ्रॉडली ली गई है ना। लड़की आपको बोले, अगर क्या नाम होता है, किसी लड़की को बोले कि ब्राइड है आपका, वो 20 साल का है लेकिन वो 50 साल का निकले, तो ये फ्रॉड ले ली गई है कंसेंट। तो जो फ्रॉडली कंसेंट ली गई है वो तो वॉइडेबल मैरिज है। अगर तुम जाके है ये डिग्री ले लो कोर्ट से, तो वो वॉइडेबल मैरिज हो जाएगी, लेकिन तब तक वो वैलिड रहेगी जब तक आप नहीं लेते डिग्री। जब तक कोर्ट को नहीं बताते तब तक वैलिड है, आफ्टर जो इनवैलिड है। मान लो अगर उसने जो है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है, तो भी वो कोर्ट में जाने तक जो है वैलिड कहलाएगा। वैलिड रहेगी जब तक तो पूरी कोर्ट से डिग्री आ जाएगी। यस। ओके सर। भाई नॉर्मली जो हम आपने बताया रिलीजन का, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब एक लड़का लड़की शादी करते हैं तो बच्चे इनहेरिट करते हैं सब कुछ फादर का, ठीक है। तो वो किस इनहेरिट करेंगे अगर दोनों इंटरकास्ट मैरिज है, तो इंटर रिलीजन मैरिज है तो? एक मिनट, मैं ना चैट बॉक्स में आपका अपना नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, नोट्स वगैरह के लिए मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल में। सो सर टेलीग्राम ग्रुप में है ना? हाँ जी सर, आप टेलीग्राम ग्रुप में है ना एबीवीपी वाले? नहीं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में अभी नहीं हूँ सर। सर एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए सर, वो प्रोहिबिटेड रिलेशन वाला। प्रोहिबिटेड देखो सेक्शन 5 का, सेक्शन 5 का वो मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, लेकिन अभी आपके जितना मर्जी मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जब तक आप पूरा डीप में नहीं पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा। अभी आपका एंट्रेंस पर्पस से खाली सेक्शन 5 में जो कंडीशन जो दे रखी है हिंदू मैरिज के लिए, वो वैलिड है, तो सिर्फ आप कंडीशन पे ध्यान रखो ना। ठीक है, मैं जितना मर्जी सपिंडा रिलेशनशिप जो है आपका पूरा एक्सप्लेन करता चलूं,
मैं पूरा का पूरा आपका ये मेंटल डिसऑर्डर है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये मेंटल डिसऑर्डर पे भी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पे भी। अब मैं सारा एक्सप्लेन करते चलूँ, आपका ना ही फैमिली लॉ पूरा हो पाएगा, ना आपका एंट्रेंस में है ज्यादा इसमें कुछ डीपली पूछा जाएगा। सिर्फ यही पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप है, इसके कंडीशन है या नहीं है सेक्शन 5 की। तो आप सिर्फ सर, एक अभी डाउट एंट्रेंस था पे ही फोकस करो। सर, एक डाउट था, जैसे जो ये बोलते हैं मैं किसी रिलीजन में नहीं मानता, तो वो सिर्फ इंडिया में लागू होगा या वो भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होगा? नहीं, वो फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नहीं हो सकता ना। अगर कोई इंडिया में रहता है, अगर कोई बाहर रहता है, मान लो वो हिंदू वगैरह नहीं है, वो क्रिश्चियन है, तो हम उस पे अगर नहीं वो हिंदू नहीं है, वो है हाँ, वो किसी रिलीजन में नहीं मानता, वो जो बाहर रहता है, तो तू कैसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई तू भी हिंदू की डेफिनेशन में ही आएगा। सर मान लो किसी के मदर फादर हिंदू हैं, लेकिन वो हाँ। बेटा जो है बिल्कुल ही नहीं मानता किसी चीज को और बचपन से नहीं मानता, देन वो जो है हिंदू कहलाएगा या क्या कहलाएगा? वो हिंदू कहलाएगा, वो हिंदू कहलाएगा। क्यों कहलाएगा इसका? क्योंकि इसके अंदर डेफिनेशन हमारी दे रखी है, हु इज नॉट मुस्लिम, पारसी, ज्यूइश, क्रिश्चियन। ओके सर। जो ये सारे नहीं है, वो सारे सारे हिंदू है। अब चाहे कोई भी हो, वो शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर। ओके सर। हाँ, अब वो कोई भी हो। ठीक है, फिर यहीं आज स्टॉप करते हैं इसको। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर। नोट्स कब आएगा इसका?